हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग आधुनिक भारत की शुरुआत कर चुके थे और उसमें भी यूरोपीय कंपनियों का आगमन चल रहा था। तो हम लोग सबसे पहले जो पुर्तगालियों का आगमन हुआ उसके ऊपर चर्चा कर चुके थे और उसमें हम लोगों ने देख चुका था कि वास्को डिगामा वास्को डिगामा के बाद 1498 में जैसे कि वास्को डिगामा भारत आते हैं जमोरिन द्वीप पर। जमोरिन राजा के पास कालीकट जो है बंदरगाह है, वहाँ पर आते हैं, वहाँ से मसाला खरीद कर ले जाते हैं। और इस तरह से देखते हुए हम लोगों ने फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की भी चर्चा की थी, है ना। और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की जो ब्लू वाटर पॉलिसी है, शांत जल की नीति है, उसकी भी चर्चा की थी आपके साथ। और अब जो है हम अल्फांसो डी अल्बुकर्क की चर्चा करते हैं। तो आप, अगर आपने पहले वाला क्लास नहीं देखा है क्लास 1, तो क्लास 1 देख लें, उसके बाद ये देखें। कहानी चूंकि एक सिले सिलवार ढंग से आगे बढ़ रही है, इसलिए। ओके दोस्तों, शुरू करते हैं हम। तो अब हम जो चर्चा करना है अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में। अल्फांसो डी अल्बुकर्क अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। देखिए, इनका जो कालखंड है वो है 1509 से लेके 1515 तक, ठीक है। 1509 से लेके 1515 तक पुर्तगाली जो यहाँ आकर बसे, तो इनके पहले भी हम लोगों ने देखा कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा थे। और लेकिन भारत में अगर कहा जाए तो भारत में जो है कि पुर्तगाली जो व्यापारिक सत्ता प्रतिष्ठान जो स्थापित हुए यहाँ पर, तो उसमें अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है, इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। तो क्या हो गया, ये वास्तविक संस्थापक जो है, ये वास्तविक संस्थापक है, पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक, ठीक है। ये वास्तविक संस्थापक है, वास्तविक संस्थापक पुर्तगीज। जो पुर्तगीज शक्ति है, तो पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक अगर हम किसी को मानेंगे, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अब क्यों माना जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक? इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण तो रहा होगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले है कि अगर आप देखें तो अगर हम लोग यहाँ मैप बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पर गोवा है, ठीक है। ये कोचीन हो गया, तो अल्बुकर्क साहब ने कई ऐसे काम किए हैं जिसके कारण जो है वास्तविक संस्थापक इनको कहा जाता है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम था कि ये गोवा जो है, ये जो बीजापुर के आदिल शाही वंश के जो शासक थे यूसुफ सुल्तान, तो यूसुफ सुल्तान से इन्होंने 1510 में गोवा छीन लिया था, ठीक है। गोवा छीन लिया था 1510 ईस्वी में। तो ये एक इंपॉर्टेंट घटना मानी जाती है, ठीक है। और इसके साथ साथ में जो है अल्बुकर्क साहब जो है वो चाहते थे कि यहाँ पुर्तगीज बसे और भारत में जो है एक शक्ति के रूप में उभरे। तो इसलिए उन्होंने कहा अपने सैनिकों से, अपने व्यापारियों से, जो है मोस्टली ये जो हम लोग ये देख चुके हैं कि किस तरीके से अरब सागर को इन्होंने पुर्तगाली सागर में कन्वर्ट कर दिया था। तो हम देखते हैं कि अल्बुकर्क साहब ने इस बात पर जोर दिया कि भाई जो भी व्यापारी है, जो भी सैनिक हैं यहाँ पर, वो यहाँ के लोकल लेडीज, है ना, यहाँ के स्थानीय महिलाओं से शादी विवाह करें और जो है अपना वंश वृद्धि करें, ताकि जो है यहाँ के हम एक लोकल पावर के रूप में उभर सके और यहाँ पर अपनी जड़ें जो है हम मजबूत कर सकें। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अल्बुकर्क साहब जो है फिर इनके एक और जो है कि इन्होंने कृष्णदेव राय, ठीक है, इन्होंने कृष्णदेव राय से मिलकर जो है एक भटकल भी एक जगह है, तो कृष्णदेव राय से भटकल के किले को जो है ये
उनसे बातचीत करके उनसे प्राप्त कर लिया था भटकल के किले को। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि भाई अब जहाँ कंपनी धीरे धीरे जो है अपना क्षेत्र विस्तार कर रही है, और फिर जो है ये मतलब कि इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक एस्पेक्ट दिखता है वो है कि सती प्रथा को जो है अपने एरिया में, जहाँ अल्बुकर्क साहब का प्रभाव था, तो उस एरिया में सती प्रथा की प्रथा को ये ख़त्म करवाते हैं, उस पर रोक लगाते हैं। ठीक है। अब गोवा में जो है एक इम्पॉर्टेंट काम और भी होता है इनके समय में, कि गोवा में एक चर्च की स्थापना करते हैं ये, है ना, जो बाद में चलकर सेंट जेवियर चर्च के रूप में काफ़ी फेमस हो जाता है। चर्च के रूप में की स्थापना करते हैं, है ना। तो वो चर्च की स्थापना ये अल्बुकर्क साहब के ही समय हुआ था। फिर हम लोग देखते हैं कि गोवा पर देख ही लिया आपने 1510 में, तो ये कारण सब है कि अल्बुकर्क साहब को क्यों उनको कहा जाता है कि जो है वास्तविक संस्थापक हैं पुर्तगीज शक्ति के। इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति आते हैं उनका नाम है नूनो डी कुन्हा। ठीक है, नूनो डी कुन्हा। तो आइए उनके बारे में हम लोग जानते हैं। नूनो डी कुन्हा नूनो डी कुन्हा, इनका कालखंड याद रखना उतना आवश्यक नहीं है, बस यहाँ पर रेफरेंस के तौर पर मैं लिख रहा हूँ। जैसे कि ये 1529 से 38 तक नूनो डी कुन्हा थे। एक्चुअली क्या है कि इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि अब तक जो था कि 1510 में आप लोगों ने देखा है कि इनसे पहले जो थे अल्बुकर्क जो थे उन्होंने गोवा को जीत लिया था, लेकिन गोवा को जो है अपनी राजधानी अभी तक नहीं बनाई थी इन लोगों ने। कोचीन में ही ये लोग काम कर रहे थे। तो नूनो डी कुन्हा साहब आए तो इन्होंने कहा कि भाई अब गोवा से ज़्यादा अच्छा है वहाँ पर, तो चलिए कोचीन से हटा करके अपने जो है अपनी जो पावर पॉइंट है उसको हम लोग गोवा में शिफ्ट करते हैं। तो इन्होंने जो है ये राजधानी जो है अपनी कार्यालय, राजधानी क्या, अपने मेन कार्यालय, मुख्य कार्यालय को गोवा शिफ्ट कर दिया। ठीक है, मुख्य कार्यालय को गोवा, कार्यालय को गोवा स्थानांतरित। ठीक है, मुख्य स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, अब गोवा का इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है, जो बढ़ते बढ़ते जो है एवं आज तक जो है गोवा काफ़ी इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ना, सब कुछ जाना चाहते हैं गोवा। तो देखिए किस तरह से गोवा का वैल्यू बढ़ रहा है इन पुर्तगीजों के कारण। अब देखिए कि इसको एक गोवा मुख्य कार्यालय बन गया, तो कहीं ना कहीं इनकी राजधानी भी जो है एक तरीके से गोवा हो गई, है ना। और फिर है क्या कि अब अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो ये जो है, अगर आप इंडिया का मैप देखें इस तरीके से, तो ये द्वीप है यहाँ, है ना, ये द्वीप है यहाँ। ठीक है, तो नूनो डी कुन्हा जो है इस द्वीप पर भी दमन और दीव का नाम सुना होगा, तो ये द्वीप यहाँ पर है, तो इस द्वीप पर भी जो है इन्होंने कब्जा कर लिया। तो अब जैसे कि है क्या कि ये तो गुजरात का रीजन है, या आप जान रहे हैं कि गुजरात का रीजन है। तो गुजरात के रीजन में जो गुजरात का राजा है बहादुर शाह, है ना। तो बहादुर शाह के बारे में क्या है कि बहादुर शाह जो है वो पुर्तगीज को कुछ कहा कि भाई आके देखिए आपको यहाँ पर हम आने देते हैं, और पुर्तगीजों ने क्या किया कि समुद्र के किनारे एक दीवार का निर्माण कर लिया, जिस पर बहादुर शाह ने आपत्ति जताई, और बहादुर शाह जो है वो मतलब कि आपत्ति जताने के लिए उस दीवार पर चले गए। फिर वहाँ से घटनाक्रम क्या हुआ कि वो पता नहीं धक्का दे दिया, पुर्तगीजों ने क्या किया, बहादुर शाह दीवार पर से गिर पड़े नीचे समुद्र में, है ना, उनका खात्मा हो गया। उसके बाद जो है पुर्तगीज हावी हो गए वहाँ पर। ये अब देखिए कि पुर्तगालियों ने जो है जो एक तरीके से समुद्र के माध्यम से भारत के क्षेत्रों पर ये लोग जो है ये अधिकार करने लगते हैं, है ना। तो एक सामुद्रिक शक्ति भारत में ये बन चुके हैं अब तक, और एक सामुद्रिक भारतीय साम्राज्य का निर्माण इन्होंने कर लिया है। ठीक है, सामुद्रिक भारतीय साम्राज्य, सामुद्रिक भारतीय साम्राज्य
सामुद्रिक भारतीय साम्राज्य का निर्माण जो है निनो डी कुना, यानी कि जो पुर्तगीज है, पुर्तगाल के रहने वाले हैं, पुर्तगीज हैं, उन्होंने कर लिया। और इसका नाम दिया है, सामुद्रिक भारतीय साम्राज्य का नामकरण क्या किया है, इसका जो नामकरण किया है उसका नामकरण है एस्तादो द इंडिया। ठीक है, एस्तादो द इंडिया, एस्तादो द इंडिया, सामुद्रिक भारतीय साम्राज्य, उसका नामकरण किया है इन लोगों ने एस्तादो द इंडिया। अब देखिए कि ये जो एस्तादो द इंडिया बना इनका, अब ये इसके माध्यम से जो है समुद्र को पे कंट्रोल करना चाह रहे हैं। समुद्र पे जो भी जो जहाज आएंगे, है ना, सामान लेकर के, अब उससे ये अपना कर वसूलेंगे, है ना, जिसको ये कारतेज सिस्टम का नाम देंगे, है ना। अपने आप को ये सागर के स्वामी बताने लगे हैं, है ना। कारतेज आर्मेडा एक कर लेंगे, सामुद्रिक कर लेंगे, है ना, ये जो है ये सामुद्रिक कर लेंगे। एस्तादो द इंडिया तो हो गया, सामुद्रिक भारतीय साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया कह रहे हैं। और ये जो ये कर लेंगे, सामुद्रिक कर लेंगे, ठीक है, जो भी जहाज आएगा, है ना, अरब सागर में, तो यहां पर ये कर लेते हैं उनसे सामुद्रिक कर। आप बोल सकते हैं सामुद्रिक जो है वो जहाज कर, कि बिना एक परमिट लेंगे, है ना, एक परमिट लेंगे, बिना उस परमिट के आपका जहाज अरब सागर में नहीं चल सकता है, क्योंकि वहाँ पर सारा जो शक्ति है वो पुर्तगालियों के हाथों में है। तो इस प्रकार देखते हैं कि कारटेज आर्मेडा उसे कहेंगे, एक कारटेज आर्मेडा, ठीक है, कारटेज आर्मेडा, इस कर को हम लोग बोलते हैं कारटेज। एक परमिट है, एक क्या है, ये एक परमिट की तरह है कि आप इसको ले करके ही आप जो है आप तो अरब सागर में व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, कारटेज आर्मेड। केवल इतना ही नहीं, ये तो जहाज आप अरब सागर में लाने के लिए जो है, जिसको पुर्तगाली सागर भी कहा जा रहा है, उसमें है। लेकिन फिर क्या है कि आपका जहाज अगर भीतर आ गया, है ना, और अगर आपका जहाज भीतर आ गया तो आपके जहाज की रक्षा के लिए पुर्तगाली जो है वो काफ़ी मतलब कि सिंसियर हैं, तो आपके जहाज के साथ वो अपना जहाज भी चलाएंगे, है ना, आपकी रक्षा के लिए। तो जब रक्षा के लिए चलाएंगे तो इसके लिए एक काफिला व्यवस्था, है ना, काफिला व्यवस्था के नाम पर, काफिला व्यवस्था के नाम पर जो है काफिला व्यवस्था कि आपके जहाज की रक्षा के लिए जो है पुर्तगाली जहाज भी चलेगा। इस तरह की व्यवस्था जो है पुर्तगालियों ने कर रखी थी। अच्छा, फिर क्या है कि ये चूंकि गोवा में इनका एक तरीके से मुख्यालय बन गया था, एक तरीके से राजधानी बन गई थी इनकी, तो वहाँ पर ये जो है चर्च बना लिया था इन लोगों ने, सेंट जेवियर चर्च, जो काफ़ी फेमस है। फिर आपको जैसे कि एक ईसाई धर्म का न्यायालय की तरह भी एक संस्था का गठन इन्होंने गोवा में किया था। पुर्तगालियों की कहानी सिर्फ यही नहीं है, पुर्तगाली के आने से एक सामाजिक सांस्कृतिक भी बदलाव हुआ, सांस्कृतिक बदलाव, एक खान पान में बदलाव हुआ। जैसे कि कई सारी चीज़ें हम देखते हैं, जैसे कि उनमें से जो पुर्तगालियों ने लाया यहाँ पर कि आपको पपीता हो गया, अनानास हो गया, या फिर आपको मिर्च हो गया, आलू हो गया, और आपको शकरकंद हो गया, लीची हो गया, काजू हो गया, बादाम हो गया, और ये सब जो है वो पुर्तगालियों की देन ही कहीं ना कहीं पुर्तगालियों की ही देन है। और आप एक पुर्तगालियों के द्वारा जो है एक सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस भी जो है पुर्तगालियों के द्वारा ही प्रिंटिंग प्रेस का आरंभ किया गया। ठीक है, पुर्तगालियों के द्वारा ही क्या हुआ, ये प्रिंटिंग सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस, सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस जो है वो पुर्तगालियों के द्वारा ही शुरुआत किया गया। सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस जो है वो पुर्तगालियों के द्वारा ही समाप्त किया गया, समाप्त कहते हैं कि शुरुआत की गई। ठीक है,
शुरुआत की गई। तो इस तरीके से देखते हैं हम कि पुर्तगालियों का आगमन किस तरीके से हुआ। और जो जैसे कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, इनकी जो कंपनी की नाम थी वो कंपनी क्या था, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अगर हम नाम की बात करें तो इनकी कंपनी का जो नाम क्या था वो है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इनके कंपनी का नाम था। तो इसी तरीके से हम जैसे कि इसके बारे में चर्चा किए। फिर अब इसके बाद हम लोग जो है कि इसके बाद कौन आते हैं, इसके बाद डच आते हैं, है ना। तो अभी तक देखिए पुर्तगाली आ गए। ठीक है, पुर्तगाली सबसे पहला नंबर पर पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली आ गए। फिर दूसरे नंबर पर कौन आएंगे, वो आएंगे डच, यानी कि हॉलैंड के निवासी, है ना, हर डच हॉलैंड के निवासी। ठीक है, और तीसरे नंबर पर आएंगे अंग्रेज। ठीक है, तीसरे नंबर पर आएंगे अंग्रेज, है ना। फिर इसके बाद क्या कौन आएंगे, डेनिस, है ना, डेनिस। ठीक है, डेनिस आएंगे। ठीक है, डेनमार्क, डेनिस। ठीक है ना। तो ये इस तरीके से डेनिस के बाद फिर हम लोग देखेंगे कि उसके बाद फ्रांसीसी आते हैं, है ना, इस तरीके से। तो ये सीरीज है, ये भी सजाने के लिए आता है ऑब्जेक्टिव में। पहले कौन आया, पुर्तगाली, पहले आपको अंग्रेज दे देगा, फिर डच दे देगा, फिर डेनिस दे देगा, तो कौन है आपको पकड़ना है। ठीक है, पुर्तगाली पहले आया, फिर डच आया, तब अंग्रेज। अंग्रेज के पीछे देखिए ये ड है और बाद में भी ड है। ठीक है, तो ये डच है और ये डेनिस है। अंग्रेज के आगे पीछे पकड़ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, पहला तो पुर्तगाली है ही है। तो इस तरीके से हम लोग चर्चा करते रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें, और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।